नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम एक ऐसे टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं जो आज के एआई रेवोल्यूशन का सबसे क्रिएटिव और एक्साइटिंग हिस्सा है, जनरेटिव एआई। इस लेक्चर में हम 3 पावरफुल आर्किटेक्चर्स को डिटेल में समझेंगे: गैन्स, जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स, ट्रांसफॉर्मर्स और डिफ्यूजन मॉडल्स। ये तीनों टेक्नोलॉजीज एआई की क्रिएशन कैपेबिलिटी का बैकबोन हैं, यानी ये सिर्फ डेटा को एनालाइज नहीं करती बल्कि नया, रियलिस्टिक और हाई क्वालिटी कंटेंट जनरेट भी कर सकती हैं। आप इनका इस्तेमाल आज की दुनिया में इमेजेस, म्यूजिक, वीडियोस और इवन ह्यूमन लाइक टेक्स्ट जनरेशन में देख सकते हैं। उदाहरण के लिए स्टाइलगैन रियलिस्टिक ह्यूमन फेसेस बनाता है जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करते। चैट जीपीटी जैसे ट्रांसफॉर्मर्स नेचुरल कॉन्वर्सेशंस प्रोड्यूस करते हैं और स्टेबल डिफ्यूजन हाई रेजोल्यूशन इमेजेस टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से बनाता है। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि ये मॉडल्स कैसे काम करते हैं, इन्हें कैसे ट्रेन किया जाता है और ये आज के क्रिएटिव एआई एप्लीकेशंस की दुनिया को किस तरह बदल रहे हैं। जेनरेटिव एआई का सबसे बड़ा अंतर ट्रेडिशनल एआई से यह है कि ये सिर्फ क्लासिफिकेशन या प्रिडिक्शन नहीं करता बल्कि कंप्लीटली नया डेटा जनरेट करता है। यानी अगर इसे इमेजेस पर ट्रेन किया जाए तो ये ऐसी नई इमेजेस बना सकता है जो ट्रेनिंग डेटा जैसी दिखें लेकिन ओरिजिनल हों। आज जेनरेटिव एआई का इस्तेमाल इमेज सिंथेसिस, टेक्स्ट जनरेशन, म्यूजिक क्रिएशन और कई ऑटोमेशन वर्कफ्लोज में हो रहा है। डाले, चैट जीपीटी, स्टाइलगैन और मिडजर्नी जैसे टूल्स इसी टेक्नोलॉजी से बने हैं। ये मॉडल सिर्फ पैटर्न्स नहीं बल्कि पूरे डेटा डिस्ट्रीब्यूशन को लर्न करते हैं ताकि आउटपुट बिलीवेबल और नेचुरल लगे। डीप लर्निंग इनोवेशंस जैसे ट्रांसफॉर्मर्स और डिफ्यूजन मॉडल्स ने इसकी कैपेबिलिटी को और बढ़ा दिया है। इस लेक्चर में हमारा फोकस होगा 3 मुख्य टेक्निक्स पर: गैन्स, ट्रांसफॉर्मर्स और डिफ्यूजन मॉडल्स, ताकि आप इनके कोर प्रिंसिपल्स और एप्लीकेशंस को समझकर अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल कर सकें। जेनरेटिव एआई एक ऐसी एआई कैटेगरी है जो नए ओरिजिनल डेटा सैंपल्स क्रिएट करती है, चाहे वो इमेज हो, टेक्स्ट, साउंड या वीडियो। इसका मेन गोल होता है ट्रेनिंग डेटा की अंडरलाइंग स्टैटिस्टिकल पैटर्न्स को सीखना और फिर ऐसे आउटपुट्स जनरेट करना जो रियलिस्टिक लगे। उदाहरण के लिए, अगर हम इसे हजारों बिल्ली की तस्वीरों पर ट्रेन करें तो ये नई बिल्ली की तस्वीर बना देगा जो पहले कभी एग्जिस्ट नहीं हुई। ये क्रिएटिव आर्ट्स, गेमिंग, कंटेंट ऑटोमेशन और सिमुलेशन में गेम चेंजर साबित हो रहा है। जेनरेटिव एआई प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स और न्यूरल नेटवर्क्स पर आधारित होता है और अक्सर अनसुपरवाइज्ड या सेल्फ सुपरवाइज्ड लर्निंग अप्रोचेस का यूज करता है। ये इंटरपोलेशन कर सकता है, 2 स्टाइल्स को मिक्स करना या हेलुसिनेशन यानी पूरी तरह नए डिजाइन्स बनाना। एआई आधारित 3D मॉडलिंग, टेक्स्ट बेस्ड स्टोरी टेलिंग और वर्चुअल एनवायरनमेंट्स में इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। जेनरेटिव एआई का इस्तेमाल कई इंडस्ट्रीज में हो रहा है और इसकी वर्सेटिलिटी इसे आज की सबसे डिमांडेड टेक्नोलॉजी बना रही है। हेल्थ केयर में इसका यूज सिंथेटिक मेडिकल डेटा बनाने में होता है ताकि बिना रियल पेशेंट डेटा के एआई मॉडल्स को ट्रेन किया जा सके, जिससे प्राइवेसी बनी रहती है। एंटरटेनमेंट में ये नए गाने, बैकग्राउंड स्कोर्स और मूवीज के कॉन्सेप्ट विजुअल्स बना सकता है। फैशन में वर्चुअल ट्राई ऑन सिस्टम्स और नए डिजाइन आइडियाज जनरेट करने के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। मार्केटिंग में एड कॉपीज, विजुअल्स और ब्रांडिंग क्रिएटिव्स तैयार करने के लिए जनरल एआई टूल्स बहुत पॉपुलर हो गए हैं। गेमिंग में ये कैरेक्टर डायलॉग्स, वॉइसेस और एनवायरनमेंट डिजाइन जनरेट करता है। एजुकेशन में ये ऑटो जनरेटेड क्विजेस, पर्सनलाइज्ड लर्निंग मटेरियल बनाता है। ई कॉमर्स में प्रोडक्ट इमेजेस ऑटो जनरेट होते हैं और रिसर्च में सिमुलेशन डेटा तैयार किया जाता है। ये एप्लीकेशंस दिखाते हैं कि क्रिएटिव से लेकर क्रिटिकल डोमेन्स तक इसका प्रभाव है। अब बात करते हैं गैन्स, जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स की, जिसे 2014 में इयन गुडफेलो ने इंट्रोड्यूस किया था। गैन्स 2 न्यूरल नेटवर्क्स पर आधारित होते हैं, जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर, जो एक दूसरे के खिलाफ कंपीट करते हैं। जनरेटर का काम है फेक सैंपल्स बनाना जो रियल डेटा जैसे लगें, जबकि डिस्क्रिमिनेटर का काम है ये पहचानना कि सैंपल रियल है या फेक। ये प्रोसेस एक जीरो सम गेम की तरह चलता है जहां एक की जीत दूसरे की हार होती है। ट्रेनिंग के दौरान दोनों नेटवर्क्स बैक प्रोपगेशन से इंप्रूव होते हैं और धीरे धीरे जनरेटर इतनी हाई क्वालिटी आउटपुट्स प्रोड्यूस करने लगता है कि डिस्क्रिमिनेटर को भी फर्क समझना मुश्किल हो जाता है। गैन्स का इस्तेमाल रियलिस्टिक इमेज सिंथेसिस, वीडियो एनहांसमेंट और यहां तक कि डीप फेक वीडियोस बनाने में होता है। स्टाइलगैन और बिग गैन इसके प्रसिद्ध एग्जाम्पल्स हैं। गैन आर्किटेक्चर में जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर दोनों की रोल्स और ट्रेनिंग अप्रोच बहुत स्पेसिफिक होती है। जनरेटर एक रैंडम नॉइज वेक्टर को इनपुट लेकर उसे डेटा सैंपल में मैप करता है जो ट्रेनिंग डेटा सेट जैसा दिखे। इसका लक्ष्य होता है डिस्क्रिमिनेटर को फूल करना।
डिस्क्रिमिनेटर एक बाइनरी क्लासिफायर है जो ये डिसाइड करता है कि दिया गया सैंपल रियल है या फेक। ट्रेनिंग प्रोसेस में पहले डिस्क्रिमिनेटर को रियल और फेक दोनों डेटा पर ट्रेन किया जाता है, फिर जनरेटर को ट्रेन किया जाता है ताकि वो डिस्क्रिमिनेटर को कंफ्यूज कर सके। लॉस फंक्शन के तौर पर बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी का यूज होता है। ये ऑल्टरनेटिंग ट्रेनिंग प्रोसेस होती है और दोनों नेटवर्क्स एडवर्सेरियल फीडबैक के जरिए बेहतर होते जाते हैं। ये कांस्टेंट फीडबैक लूप ही ज्ञान को इतना पावरफुल बनाता है। GANs रियलिस्टिक आउटपुट्स कैसे क्रिएट करते हैं, इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। शुरुआत में जनरेटर पूरी तरह रैंडम नॉइज से आउटपुट प्रोड्यूस करता है जो क्लियरली फेक दिखता है, लेकिन डिस्क्रिमिनेटर से मिलने वाले फीडबैक के बाद जनरेटर अपने वेट्स एडजस्ट करता है ताकि उसके आउटपुट्स रियल डेटा के फीचर्स इमिटेट कर सकें, जैसे सही रंग, टेक्सचर, शेप्स और स्टाइल। यह आइटरेटिव प्रोसेस बार बार रिपीट होती है, जिससे आउटपुट्स धीरे धीरे इतने रिफाइंड हो जाते हैं कि उन्हें रियल से अलग करना मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के लिए, फेस जनरेशन में जनरेटर स्किन टोन, हेयर टेक्सचर और फेशियल एक्सप्रेशंस को रेप्लिकेट कर सकता है, भले ही वो फेस असल में एग्जिस्ट ना करता हो। GANs की खासियत यह है कि ये इंटरपोलेशन भी कर सकते हैं, यानी दो स्टाइल्स के बीच स्मूथ ट्रांजिशन क्रिएट कर सकते हैं, जैसे रियलिस्टिक और कार्टून फेस का मिक्स। GANs का ट्रेनिंग प्रोसेस एक केयरफुली बैलेंस्ड एडवर्सेरियल अप्रोच है। स्टेप 1 में डिस्क्रिमिनेटर को रियल और फेक दोनों तरह के डेटा पर ट्रेन किया जाता है ताकि वो दोनों को अलग कर सके। स्टेप 2 में जनरेटर को ट्रेन किया जाता है ताकि वो ऐसे फेक सैंपल्स बनाए जो डिस्क्रिमिनेटर को रियल लगें। ये प्रोसेस ऑल्टरनेट होती रहती है। एक स्टेप डिस्क्रिमिनेटर इंप्रूव करता है, दूसरा स्टेप जनरेटर। दोनों मॉडल्स के लॉसेस अलग अलग कैलकुलेट होते हैं और दोनों को ऑप्टिमाइज करना जरूरी है। ट्रेनिंग में इंस्टेबिलिटी कॉमन है, क्योंकि अगर डिस्क्रिमिनेटर बहुत स्ट्रांग हो जाए तो जनरेटर सीख नहीं पाता, और अगर जनरेटर ज्यादा स्ट्रांग हो जाए तो डिस्क्रिमिनेटर यूजलेस हो जाता है। हाइपर पैरामीटर्स जैसे लर्निंग रेट और बैच साइज बहुत इंपैक्ट डालते हैं। मोड कोलैप्स जैसी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, जिसमें जनरेटर लिमिटेड वैरायटी के आउटपुट्स प्रोड्यूस करने लगता है। GANs में आने वाली चुनौतियां कई बार इन्हें प्रैक्टिकल सिनेरियोज में कॉम्प्लेक्स और अनप्रेडिक्टेबल बना देती हैं। सबसे प्रमुख समस्या है मोड कोलैप्स, जिसमें जनरेटर लिमिटेड वेरिएशंस प्रोड्यूस करता है और बार बार ऑलमोस्ट सेम आउटपुट्स जनरेट होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर गण को कैट्स की इमेजेस जनरेट करना सिखाया जा रहा है तो मोड कोलैप्स के कारण ये बार बार एक ही तरह के कैट्स बना सकता है, जिससे डाइवर्सिटी खत्म हो जाती है। दूसरी चुनौती है ट्रेनिंग इंस्टेबिलिटी। जनरेटर G और डिस्क्रिमिनेटर D का बैलेंस बनाए रखना बेहद कठिन होता है। अगर D बहुत पावरफुल हो गया तो G सीख नहीं पाएगा, और अगर G जल्दी इंप्रूव हो गया तो D इररेलेवेंट हो जाएगा। इसके अलावा हाई क्वालिटी रिजल्ट्स के लिए GANs को बहुत बड़े हाई रेजोल्यूशन डेटासेट्स और कॉम्प्यूटेशनल रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है। इवैल्यूएशन भी कठिन है, क्योंकि एक आउटपुट विजुअली अपीलिंग हो सकता है लेकिन टेक्निकल मैट्रिक्स फेल कर सकता है। साथ ही GAN आउटपुट्स के मिसयूज जैसे डीप फेक्स एथिकल कंसर्न्स भी रेज करते हैं। GANs के एप्लीकेशंस इन इमेज एंड आर्ट क्रिएटिव इंडस्ट्रीज में एक बड़ा बदलाव ला चुके हैं। उदाहरण के लिए, दिस पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट.com हर रीलोड पर एक नया और अल्ट्रा रियलिस्टिक ह्यूमन फेस जनरेट करता है जो रियल वर्ल्ड में मौजूद नहीं है। आर्ट सिंथेसिस और स्टाइल ट्रांसफर टेक्निक्स वैन गोग या पिकासो जैसे स्टाइल्स को किसी मॉडर्न फोटोग्राफ पर अप्लाई कर सकती हैं। GANs कार्टून और एनिमे क्रिएशन में भी फेमस हैं, जैसे रफ स्केचेस को फुल कलर एनिमे सीन्स में बदलना। फैशन इंडस्ट्री में ये वर्चुअल ट्राई ऑन सिस्टम्स बनाते हैं, जहां यूजर अपनी फोटो पर डिफरेंट आउटफिट्स ट्राई कर सकता है। स्केच टू फोटो ट्रांसलेशन टूल्स आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिजाइन में मदद करते हैं, जहां रफ कॉन्सेप्ट स्केचेस को रियलिस्टिक रेंडर्स में बदला जाता है। डेटा ऑगमेंटेशन के लिए GANs रेयर सिनारियोज क्रिएट करते हैं, जैसे ऑटोनोमस व्हीकल्स के लिए अनयूजुअल रोड कंडीशंस या रेयर मेडिकल इमेजिंग केसेस। गेमिंग और फिल्म प्रोडक्शन में ये 3D टेक्सचर्स और एसेट्स को जल्दी जनरेट करने में मदद करते हैं। ट्रांसफॉर्मर्स ने AI रिसर्च में एक पैराडाइम शिफ्ट किया। 2017 में अटेंशन इज ऑल यू नीड पेपर ने इन्हें इंट्रोड्यूस किया, और तब से ये NLP और विजन टास्क्स दोनों में टॉप परफॉर्मिंग आर्किटेक्चर बन गए हैं। ट्रांसफॉर्मर्स की बिगेस्ट स्ट्रेंथ है कि ये इनपुट सीक्वेंसेस को पैरेलल में प्रोसेस कर सकते हैं, जिससे ये RNNs और LSTMs की सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग बॉटलनेक्स से मुक्त हैं। पैरेललिज्म से ट्रेनिंग स्पीड बहुत बढ़ जाती है, जिससे बिलियन स्केल डेटासेट्स पर ट्रेनिंग संभव होती है। NLP में ट्रांसफॉर्मर्स ने मशीन ट्रांसलेशन, समराइजेशन, Q&A और चैटबॉट्स में अनप्रेसिडेंटेड एक्यूरेसी दी है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जैसे BERT, GPT और T5 इसी आर्किटेक्चर पर आधारित हैं। विजन में भी विटी,
विजन ट्रांसफॉर्मर इमेज क्लासिफिकेशन में सीएनएन्स को चैलेंज कर रहा है। मल्टीमोडल एआई सिस्टम्स जैसे कैलिप टेक्स्ट और इमेजेस को एक ही एम्बेडिंग स्पेस में रिप्रेजेंट करके नए पॉसिबिलिटीज खोल रहे हैं, जैसे सर्च इमेज बाय डिस्क्रिप्शन। अटेंशन मैकेनिज्म ट्रांसफॉर्मर्स का सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, जो मॉडल को यह तय करने देता है कि प्रोसेसिंग के समय इनपुट के कौन से पार्ट्स पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अटेंशन में हर इनपुट टोकन के लिए क्वेरी, की और वैल्यू वेक्टर्स कंप्यूट किए जाते हैं और रेलेवेंस स्कोर्स निकाले जाते हैं। उदाहरण के लिए सेंटेंस द डॉग चेस्ड द बॉल बिकॉज इट वॉज फास्ट में वर्ड इट किसको रिफर करता है, डॉग या बॉल? यह अटेंशन स्कोर्स के जरिए रिजॉल्व होता है। स्केल डॉट प्रोडक्ट अटेंशन लॉन्ग सेंटेंसेस में भी कॉन्टेक्स्ट को इंटैक्ट रखता है। मशीन ट्रांसलेशन में ये सोर्स और टारगेट वर्ड्स के बीच एक्यूरेट अलाइनमेंट बनाता है, जिससे बैंक का अर्थ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या रिवर बैंक, ये कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से समझा जा सकता है। अटेंशन मैकेनिज्म ने एनएलपी में कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस और लॉन्ग डिस्टेंस डिपेंडेंसी हैंडलिंग को ड्रास्टिकली इंप्रूव किया है। सेल्फ अटेंशन और पोजिशनल एनकोडिंग ट्रांसफॉर्मर्स में सीक्वेंस प्रोसेसिंग की बैकबोन है। सेल्फ अटेंशन में हर टोकन सीक्वेंस के सभी अन्य टोकन्स के साथ इंटरैक्ट करता है, जिससे ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट कैप्चर होता है। लेकिन ऑर्डर इंफॉर्मेशन मिसिंग होती है, क्योंकि अटेंशन इनहेरेंटली ऑर्डर एग्नोस्टिक है। इसलिए पोजिशनल एनकोडिंग जोड़ा जाता है, जो हर टोकन की पोजीशन को एनकोड करता है और मॉडल को सीक्वेंस ऑर्डर समझने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, आई लव एआई और एआई लव आई में शब्द एक जैसे हैं, लेकिन ऑर्डर बदलने से मीनिंग बदल जाता है। पोजिशनल एनकोडिंग इसे डिफरेंशिएट कर पाता है। एनएलपी के अलावा स्पीच रिकग्निशन और डीएनए सीक्वेंस एनालिसिस में भी सेल्फ अटेंशन प्लस पोजिशनल एनकोडिंग इफेक्टिव है, क्योंकि ये पैटर्न्स और डिपेंडेंसीज दोनों कैप्चर कर सकते हैं। एनकोडर और डिकोडर ब्लॉक्स में ये कॉम्बिनेशन कॉन्टेक्स्ट रिच और ऑर्डर अवेयर रिप्रेजेंटेशंस जनरेट करता है। BERT और जीपीटी आर्किटेक्चर्स ट्रांसफॉर्मर बेस्ड एआई मॉडल्स के सबसे पावरफुल एग्जांपल्स हैं। BERT और बाइडायरेक्शनल एनकोडर रिप्रेजेंटेशंस फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स इनटू बाइडायरेक्शनल कॉन्टेक्स्ट समझने में एक्सपर्ट है। ये सेंटेंस में मास्क्ड वर्ड्स प्रिडिक्ट करके ट्रेन होता है। इसका उपयोग क्लासिफिकेशन, नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन (NER), सेंटिमेंट एनालिसिस और Q&A में होता है। जीपीटी इंटू जेनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर इंटू एक ऑटो रिग्रेसिव मॉडल है, जो सीक्वेंस में अगला वर्ड प्रिडिक्ट करता है। ये क्रिएटिव राइटिंग, डायलॉग सिस्टम्स और कोड जनरेशन में बहुत इफेक्टिव है। उदाहरण के लिए, चैट जीपीटी इसी जीपीटी आर्किटेक्चर पर आधारित है और बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स के साथ इंटरनेट स्केल डेटा पर ट्रेन हुआ है। दोनों आर्किटेक्चर्स पहले मैसिव डेटा सेट्स पर प्री ट्रेन होते हैं और फिर स्मॉल टास्क स्पेसिफिक डेटा सेट्स पर फाइन ट्यून होते हैं। ये ट्रांसफर लर्निंग अप्रोच कंप्यूट बचाती है और एक्यूरेसी बढ़ाती है। प्री ट्रेनिंग और फाइन ट्यूनिंग का कॉम्बिनेशन ट्रांसफॉर्मर बेस्ड मॉडल्स को फ्लेक्सिबल और पावरफुल बनाता है। प्री ट्रेनिंग स्टेज में मॉडल को ह्यूज अनलेबल्ड डेटा सेट्स पर ट्रेन किया जाता है, जिससे ये लैंग्वेज, ग्रामर, सिंटैक्स और जनरल नॉलेज सीखता है। ये स्टेज जेनेरिक और वर्सेटाइल रिप्रेजेंटेशंस क्रिएट करता है। फाइन ट्यूनिंग स्टेज में मॉडल को स्मॉल लेबल्ड डेटा सेट्स पर किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए अडैप्ट किया जाता है। उदाहरण के लिए, प्री ट्रेन BERT को मेडिकल टेक्स्ट क्लासिफिकेशन या लीगल डॉक्यूमेंट समराइजेशन के लिए फाइन ट्यून किया जा सकता है। इस अप्रोच का बेनिफिट यह है कि हमें हर बार मॉडल को स्क्रैच से ट्रेन करने की जरूरत नहीं होती, जिससे टाइम और रिसोर्सेज दोनों बचते हैं। प्री ट्रेनिंग प्लस फाइन ट्यूनिंग ने मॉडर्न एनएलपी सिस्टम्स को इंडस्ट्री रेडी बनाया है, और यही रीजन है कि जीपीटी, BERT, T5 जैसे मॉडल्स इतनी क्विकली डिप्लॉय हो पाते हैं। ट्रांसफॉर्मर्स इन एनएलपी एंड विजन अब एआई के ऑलमोस्ट हर डोमेन में काम कर रहे हैं। एनएलपी में ट्रांसलेशन, समराइजेशन, Q&A, चैटबॉट कॉन्वर्सेशंस और कंटेंट जनरेशन जैसे टास्क्स में अनमैच्ड परफॉर्मेंस दे रहे हैं। कंप्यूटर विजन में विजन ट्रांसफॉर्मर्स VIT इमेजेस को पैचेस में डिवाइड करके प्रोसेस करते हैं, जिससे ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और इमेज क्लासिफिकेशन टास्क्स में हाई एक्यूरेसी मिलती है। मल्टीमोडल एआई जैसे CLIP टेक्स्ट और इमेजेस को एक शेयर्ड एम्बेडिंग स्पेस में प्रोजेक्ट करता है, जिससे टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स के आधार पर इमेजेस सर्च या जनरेट की जा सकती हैं। वीडियो अंडरस्टैंडिंग में भी ट्रांसफॉर्मर्स सीन डिटेक्शन और एक्टिविटी रिकग्निशन के लिए यूज हो रहे हैं। इनकी यूनिवर्सल आर्किटेक्चर ने एआई सिस्टम्स को मल्टीटास्क और क्रॉस डोमेन कैपेबिलिटी दी है। एक ही मॉडल टेक्स्ट, इमेज और ऑडियो डेटा हैंडल कर सकता है, जो फ्यूचर एआई डेवलपमेंट के लिए गेम चेंजर है। चलिए अब बात करते हैं डिफ्यूजन मॉडल्स की, जो आज के समय में सबसे फोटो रियलिस्टिक इमेज जनरेशन टेक्निक्स मानी जाती हैं। डिफ्यूजन मॉडल्स का आइडिया थोड़ा अलग है। ये एक इमेज को नॉइज में बदलते हैं और फिर उस नॉइज से स्टेप बाय स्टेप रिवर्स प्रोसेस में ओरिजिनल इमेज रिकंस्ट्रक्ट करते हैं।
इसे आप ऐसे समझिए जैसे किसी साफ फोटो पर धीरे धीरे धुंध डालना और फिर उस धुंध को हटाकर फोटो को वापस लाना। ट्रेनिंग के दौरान मॉडल ये सीखता है कि एक इमेज को नॉइज में कैसे बदला जाता है और फिर उस नॉइज से इमेज को दोबारा कैसे बनाया जा सकता है। ये पूरे प्रोसेस को कई स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड करते हैं, जिससे हर स्टेप पर रिफाइनमेंट होता है और फाइनल आउटपुट बहुत ही डिटेल्ड और नेचुरल लुकिंग होता है। गूगल की इमेजिन, ओपन एआई की डेल E2 और स्टेबिलिटी एआई की स्टेबल डिफ्यूजन सभी इसी कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं। ये टेक्निक खास तौर पर टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन में काफी यूजफुल है। डिफ्यूजन मॉडल्स का मेन वर्किंग प्रिंसिपल है इमेज जनरेशन थ्रू नॉइज सैम्पलिंग। मॉडल सबसे पहले एक प्योर गॉसियन नॉइज से शुरुआत करता है, यानी एक रैंडम मीनिंगलेस इमेज। फिर ट्रेन न्यूरल नेटवर्क उस नॉइज को धीरे धीरे डिनॉइज करता है, हर स्टेप में थोड़ा थोड़ा बदलाव करता है, जिससे इमेज स्ट्रक्चर फॉर्म होने लगता है। ये प्रोसेस कई स्टेप्स में होता है, 100 से लेकर 1000 तक भी हो सकते हैं। हर स्टेप पर आउटपुट थोड़ा साफ होता जाता है। इस तरह आखिरी स्टेप तक एक कंप्लीट हाई क्वालिटी इमेज बनकर तैयार होती है। डिफ्यूजन मॉडल्स की स्ट्रेंथ है कि ये फाइन डिटेल्स बहुत अच्छे से प्रिजर्व करते हैं, जैसे स्किन टेक्सचर, लाइट रिफ्लेक्शन, शैडोज आदि। इसके अलावा ये मॉडल्स बहुत कंट्रोल्ड आउटपुट जनरेट कर सकते हैं, जैसे अगर आप प्रॉम्प्ट दें अ कैट वेयरिंग सनग्लासेस ऑन मार्स, तो ये मॉडल उसे भी रियलिस्टिक बना सकता है। ये टेक्निक स्लो होती है, लेकिन रिजल्ट्स इनक्रेडिबली इंप्रेसिव होते हैं। अब जानते हैं कुछ पॉपुलर डिफ्यूजन मॉडल्स के बारे में जो इंडस्ट्री में ब्रेक थ्रूज ला चुके हैं। सबसे पहले बात करें डेल E2 की। ये ओपन एआई द्वारा बनाया गया मॉडल है जो नेचुरल लैंग्वेज प्रॉम्प्ट्स को अल्ट्रा रियलिस्टिक इमेजेस में बदलता है। उदाहरण के लिए, एन एस्ट्रोनॉट राइडिंग अ हॉर्स ऑन द मून जैसा इमेजिनेटिव प्रॉम्प्ट देने पर भी यह मॉडल हाई क्वालिटी इमेज बना सकता है। इसके बाद आता है स्टेबल डिफ्यूजन, जो ओपन सोर्स होने की वजह से काफी पॉपुलर हो गया है। ये लोकल मशीन्स पर भी रन हो सकता है, जिससे डेवलपर्स को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। इमेजिन गूगल का डिफ्यूजन बेस्ड मॉडल है जो नेचुरल लैंग्वेज को समझकर फोटो रियलिस्टिक विजुअल्स जनरेट करता है। मिडजर्नी एक क्रिएटिव फोकस डिफ्यूजन सिस्टम है जिसे आर्टिस्ट सरियल और स्टाइलिस्टिक इमेजेस जनरेट करने के लिए यूज करते हैं। इन मॉडल्स ने एडवर्टाइजिंग, ग्राफिक डिजाइन, आर्ट क्रिएशन और इवन जर्नलिज्म जैसे फील्ड्स में ऑटोमेशन और क्रिएटिविटी का नया दौर शुरू किया है। क्रिएटिव इंडस्ट्रीज में डिफ्यूजन मॉडल्स की एप्लीकेशंस दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। ग्राफिक डिजाइनर्स अब रफ आइडियाज को रिफाइंड डिजिटल आर्ट में बदल सकते हैं। राइटर्स अपनी बुक्स के लिए यूनिक कवर्स जनरेट कर सकते हैं। म्यूजिशियंस एल्बम आर्ट के लिए एआई का उपयोग कर सकते हैं। गेम्स में 3D टेक्सचर्स, कैरेक्टर्स और एनवायरनमेंट्स डिफ्यूजन से तैयार हो सकते हैं, जिससे डेवलपमेंट कॉस्ट और टाइम रिड्यूस होता है। टेक्सटाइल और फैशन डिजाइन में डिजाइनर्स अपने प्रॉम्प्ट्स के आधार पर फैब्रिक पैटर्न्स और आउटफिट मॉकअप्स बना सकते हैं। प्रोडक्ट फोटोग्राफी अब बिना फिजिकल फोटोशूट के पॉसिबल है। आप सिंपली डिस्क्राइब करें और एआई आपकी प्रोडक्ट इमेज बना देगा। मार्केटिंग में पर्सनलाइज्ड एड विजुअल्स, ईमेल ग्राफिक्स और कैंपेन पोस्टर्स कुछ ही मिनट्स में जनरेट किए जा सकते हैं। AI जनरेटेड कंटेंट अब रियल टाइम क्रिएटिविटी का हिस्सा बन चुका है, जिससे फ्रीलांसर्स, स्टार्टअप्स और बड़ी एजेंसीज सभी को फायदा हो रहा है। जनरेटिव एआई की आउटपुट को वैलिडेट करने के लिए सिर्फ अच्छा दिख रहा है या नहीं काफी नहीं होता, इसलिए इवैल्यूएशन मैट्रिक्स की जरूरत पड़ती है। इमेज जनरेशन के लिए एक कॉमन क्वांटिटेटिव मैट्रिक है FID, फ्रिचेट इंसेप्शन डिस्टेंस। ये जनरेटेड इमेजेस और रियल इमेजेस के बीच स्टैटिस्टिकल डिस्टेंस मेजर करता है। FID जितना कम, आउटपुट उतना रियल दिखता है। टेक्स्ट जनरेशन में BLU और रूट स्कोर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जो जनरेटेड और रेफरेंस टेक्स्ट के ओवरलैप को चेक करते हैं। लेकिन सिर्फ मैट्रिक्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ह्यूमन इवैल्यूएशन भी जरूरी है, जहां जजेस फ्लुएंसी, कोहेरेंस, क्रिएटिविटी और रियलिज्म को रेट करते हैं। कुछ सिनेरियोज में ट्रेड ऑफ होता है, हाई क्वालिटी vs हाई डाइवर्सिटी। एक मॉडल बहुत एक्यूरेट हो सकता है, लेकिन हर बार सिमिलर आउटपुट दे सकता है। इसलिए इवैल्यूएशन होलिस्टिक होना चाहिए, क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव दोनों पर्सपेक्टिव से। प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट्स के पहले यह स्टेप क्रिटिकल है। चलिए अब बात करते हैं लिमिटेशंस और सेफ्टी चैलेंजेस की, क्योंकि जितना पावरफुल जनरल एआई है उतना ही रिस्की भी हो सकता है। गैन्स में मोड कोलैप्स और ट्रेनिंग इंस्टेबिलिटी आम समस्याएं हैं। मॉडल बार बार सेम आउटपुट दे सकता है या ट्रेन ही नहीं हो पाता। ट्रांसफॉर्मर्स हेल्यूसिनेशन के लिए नोटोरियस हैं। कई बार ये ऐसा टेक्स्ट जनरेट करते हैं जो दिखने में सही लगता है पर असल में गलत होता है। डिफ्यूजन मॉडल्स कंप्यूट हैवी होते हैं और इमेज जनरेट करने में टाइम ज्यादा लगाते हैं। इसके अलावा जनरेटिव एआई टूल्स डीप फेक्स, फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने में मिसयूज किए जा सकते हैं। एडवर्सेरियल यूजर्स इन्हें गलत तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, आइडेंटिटी थेफ्ट आदि।
ब्लैक बॉक्स नेचर के कारण एक्सप्लेनेबिलिटी भी एक इशू है। मॉडल ने क्या और क्यों जनरेट किया, ये समझना मुश्किल होता है। इसीलिए ट्रांसपेरेंसी, डेटा प्राइवेसी और एथिकल एआई प्रैक्टिसेस को इंप्लीमेंट करना जरूरी है। अब हम एक क्विक कंपैरिजन ऑफ गैन्स, ट्रांसफॉर्मर्स एंड डिफ्यूजन मॉडल्स करेंगे। सबसे पहले गैन्स, ये फास्ट इमेज जनरेशन के लिए यूजफुल हैं, लेकिन इनकी ट्रेनिंग अनस्टेबल हो सकती है। मोड कोलैप्स और ओवरफिटिंग जैसे इश्यूज आम हैं, लेकिन आर्ट स्टाइल जनरेशन, फेसेस और फैशन में ये इफेक्टिव हैं। ट्रांसफॉर्मर्स, इनका मेन स्ट्रेंथ है टेक्स्ट जनरेशन, एनएलपी टास्क्स और अब इवन इमेज प्लस टेक्स्ट कॉम्बो सिस्टम्स। ये फ्लेक्सिबल और स्केलेबल हैं, लेकिन हेल्यूसिनेशन और बायसेस का खतरा होता है। डिफ्यूजन मॉडल सबसे हाई फिडेलिटी इमेज जनरेशन करते हैं, हालांकि ये कॉम्प्यूटेशनली एक्सपेंसिव और स्लो होते हैं, लेकिन इनका आउटपुट सबसे रियलिस्टिक और डाइवर्स होता है। अगर आपको कंट्रोल्ड और हाई क्वालिटी आउटपुट चाहिए तो डिफ्यूजन बेस्ट है। अगर स्पीड और स्टाइलाइजेशन चाहिए तो गैन्स, और अगर आप टेक्स्ट प्रोसेसिंग या मल्टीमोडल टास्क्स कर रहे हैं तो ट्रांसफॉर्मर्स आइडियल हैं। मॉडर्न सिस्टम्स अक्सर इन तीनों को कंबाइन करके यूज करते हैं। इस पूरे लेक्चर का समरी करें तो हमने जनरेटिव एआई की 3 कोर टेक्निक्स को डिटेल में समझा: गैन्स, ट्रांसफॉर्मर्स और डिफ्यूजन मॉडल्स। जनरेटिव एआई का मतलब है ऐसा एआई जो खुद से नया कंटेंट जनरेट कर सके, टेक्स्ट, इमेजेस, म्यूजिक या वीडियो। गैन्स एडवर्सेरियल ट्रेनिंग से इमेजेस बनाते हैं, ट्रांसफॉर्मर्स अटेंशन बेस्ड सीक्वेंस लर्निंग से टेक्स्ट और इमेजेस प्रोसेस करते हैं, और डिफ्यूजन मॉडल्स नॉइस से हाई क्वालिटी इमेज जनरेट करते हैं। ये टेक्नोलॉजीज हेल्थ केयर से लेकर फैशन, मीडिया, एजुकेशन और साइंस तक हर फील्ड में यूज हो रही हैं। हालांकि इनकी इवैल्यूएशन और एथिकल डिप्लॉयमेंट एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लार्ज डेटा सेट्स, कंप्यूट पावर और प्रॉपर रेगुलेशन जरूरी है ताकि ये टूल्स रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज हों। क्रिएटिव इंडस्ट्री से लेकर एवरीडे प्रोडक्टिविटी एप्स तक जनरेटिव एआई अब केवल इनोवेशन नहीं बल्कि अडॉप्शन के दौर में है। अगले चरण में हम इन्हें समाज और शिक्षा जैसे फील्ड्स में कैसे रिस्पॉन्सिबली अप्लाई करें, वो एक्सप्लोर करेंगे। स्लाइड 25 इस लेक्चर का रीकैप है और ये आपके लिए एक रिवीजन की तरह काम करेगा। सबसे पहले हमने सीखा कि गैन्स कैसे जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर के बीच एडवर्सेरियल ट्रेनिंग से रियलिस्टिक इमेजेस बना सकते हैं, जैसे कि स्टाइल गैन और डीप फेक इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। फिर हमने ट्रांसफॉर्मर्स को समझा, जिनका आर्किटेक्चर अटेंशन मैकेनिज्म पर आधारित है। जीपीटी और बर्ट जैसे मॉडल्स आज के एनएलपी रेवोल्यूशन के कोर में हैं। इसके बाद हमने जाना कि डिफ्यूजन मॉडल्स कैसे रैंडम नॉइज से हाई क्वालिटी इमेजेस जनरेट करते हैं। डाल2 और स्टेबल डिफ्यूजन इसके प्राइम एग्जांपल्स हैं। हमने एप्लीकेशंस देखे, जैसे कि फैशन डिजाइन, एड कंटेंट, एआई मीम्स, इमेज कैप्शनिंग, इवन गेमिंग कैरेक्टर्स और हेल्थ केयर में सिंथेटिक डेटा जनरेशन। चैलेंजेस में ट्रेनिंग इंस्टेबिलिटी, हेल्यूसिनेशन, बायस और एथिकल मिसयूज जैसे पॉइंट्स भी सामने आए। जनरल एआई का फ्यूचर मल्टीमोडल, रिस्पॉन्सिबल और इंक्लूसिव है, जहां एआई सिर्फ टूल्स नहीं बल्कि को क्रिएटर्स बन जाएंगे। स्लाइड 26 में दिए गए असाइनमेंट क्वेश्चंस आपके कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने के लिए हैं। सबसे पहले सवाल है, जनरेटिव एआई क्या होता है? इसका जवाब होगा एआई सिस्टम्स दैट क्रिएट न्यू कंटेंट फ्रॉम ट्रेनिंग डेटा, ईजी, इमेजेस, टेक्स्ट, ऑडियो। अगला सवाल, गैन्स क्या होते हैं और एक उदाहरण दें, जैसे कि स्टाइल गैन। जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर का काम समझाएं। जनरेटर नॉइज से इमेज बनाता है, डिस्क्रिमिनेटर जज करता है कि इमेज रियल है या फेक। फिर पूछा गया है, मोड कोलैप्स क्या है? इसका मतलब है कि गैन सिर्फ एक तरह के आउटपुट जनरेट करता है और डाइवर्सिटी खो देता है। 2 एप्लीकेशंस बताइए, जैसे फेस जनरेशन, फैशन डिजाइन। ट्रांसफॉर्मर्स किन कामों में यूज होते हैं? ट्रांसलेशन, क्वेश्चन आंसरिंग, समराइजेशन। सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म एक्सप्लेन करें। हर वर्ड दूसरे वर्ड्स को ध्यान में रखकर प्रोसेस होता है। पोजिशनल एनकोडिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि ट्रांसफॉर्मर नेचुरली सीक्वेंस अवेयर नहीं होते। इन सवालों को सॉल्व करने से आपकी थियरी और प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों मजबूत होंगी। स्लाइड 27 का फोकस है थोड़े एडवांस्ड और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पर। पहला सवाल है, बर्ट और जीपीटी में फर्क क्या है? बर्ट बाई डायरेक्शनल इनकोडर है जो इनपुट के दोनों डायरेक्शंस को देखता है। जीपीटी एक जनरेटिव मॉडल है जो नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करता है। प्री ट्रेनिंग और फाइन ट्यूनिंग को समझाइए। प्री ट्रेनिंग लार्ज अनलेबल्ड डेटा से जनरल नॉलेज सिखाता है, जबकि फाइन ट्यूनिंग छोटे लेबल डेटा से स्पेसिफिक टास्क में परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है। डिफ्यूजन मॉडल्स क्या होते हैं? ये ऐसे मॉडल्स हैं जो नॉइज से शुरू करके धीरे धीरे उसे साफ करके इमेज बनाते हैं।
जैसे कि DALL-E 2 और स्टेबल डिफ्यूजन। गैन्स और डिफ्यूजन में अंतर बताइए। गैन्स फास्ट हैं लेकिन अनस्टेबल, डिफ्यूजन स्लो होते हैं लेकिन हाई क्वालिटी रिजल्ट्स देते हैं। चैलेंजेस में हैलुसिनेशन और कॉम्प्यूटेशनल कॉस्ट जैसे इश्यूज शामिल हैं। इवैल्यूएशन कैसे होती है? इमेजेस के लिए FID स्कोर, टेक्स्ट के लिए बेल्यू, रूश और ह्यूमन फीडबैक भी लिया जाता है। ये असाइनमेंट्स आपको एक डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में मदद करेंगे। स्लाइड 28 में दिए गए विवा वोस क्वेश्चंस को आंसर करना शॉर्ट और प्रिसाइज होना चाहिए। पहला सवाल, ज्ञान क्या है? जनरेटिव मॉडल यूजिंग जनरेटर एंड डिस्क्रिमिनेटर। ट्रांसफॉर्मर को एक लाइन में डिफाइन करें। न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर बेस्ड ऑन अटेंशन मैकेनिज्म। NLP में अटेंशन क्या होता है? अ मेथड वेयर द मॉडल फोकसेस ऑन रेलेवेंट पार्ट्स ऑफ इनपुट व्हाइल प्रोसेसिंग। मोड कोलैप्स क्या है? व्हेन ज्ञान प्रोड्यूसेस लेस डाइवर्स और रेपिटेटिव आउटपुट्स। BERT किसके लिए यूज होता है? यूज्ड फॉर टास्क्स लाइक क्लासिफिकेशन, क्वेश्चन आंसरिंग एंड नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन। टेक्स्ट जनरेशन टूल का नाम? GPT और चैट GPT। स्टेबल डिफ्यूजन क्या है? A diffusion-based AI tool for generating images from text prompts. Diffusion model का एक एप्लीकेशन used to generate illustrations for books or create concept art for games. इन सवालों में आपके एक्सप्लेनेशन से ज्यादा क्लैरिटी और स्पीड मायने रखती है। प्रैक्टिस से आप इनका जवाब कॉन्फिडेंटली दे सकते हैं। स्लाइड 29 में भी विवा वोस क्वेश्चंस दिए गए हैं, लेकिन अब थोड़े टेक्निकल और एथिकल पर्सपेक्टिव्स के साथ। पहला सवाल, FID क्या है? Fitch inception distance used to evaluate similarity between real and generated images. Transformers में hallucination का क्या मतलब है? When model generates incorrect or fictional output with confidence. DALL-E 2 क्या है? A generative AI model by OpenAI that creates images from textual prompts. General AI के दो use cases. AI generated marketing visuals, game character design. Generator network क्या है? Part of GAN that creates fake data from noise. BLU score क्या है? A metric to evaluate accuracy of machine-translated text. एक ethical concern बताइए. Use of general AI in spreading misinformation through deepfakes. Self-attention क्या होता है? Technique where each word in a sequence looks at all other words to capture contextual meaning. इन सभी सवालों के लिए crisp definitions और examples याद रखें। विवा में ये questions, scoring और concept check दोनों में मदद करते हैं। स्लाइड 30 इस लेक्चर का थैंक यू और नेक्स्ट स्टेप स्लाइड है। हमने देखा कि कैसे गैन्स, ट्रांसफॉर्मर्स और डिफ्यूजन मॉडल्स आज के जनरेटिव AI की फाउंडेशन बना चुके हैं। गैन्स ने इमेज जनरेशन को रेवोल्यूशनाइज किया, ट्रांसफॉर्मर्स ने नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाया और डिफ्यूजन मॉडल्स ने क्रिएटिविटी और प्रिसीजन को मर्ज कर दिया। ये मॉडल्स न सिर्फ कंटेंट बना सकते हैं, बल्कि इमेजिनेशन को रियलिटी में बदल सकते हैं। लेक्चर के एंड में हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज और एथिकल एस्पेक्ट्स को भी टच किया। AI अब सिर्फ एक टूल नहीं है, बल्कि एक कोलैबोरेटर बन रहा है। अगला सेशन इसी टॉपिक को और डीप में लेकर जाएगा, जहां हम देखेंगे कि कैसे जनरल AI का सोसाइटी, एजुकेशन और इंडस्ट्री पर असर हो रहा है और हम इसे एथिकल तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं। तब तक आप असाइनमेंट सॉल्व करें, विवा प्रिपेयर करें और जनरल AI की पॉसिबिलिटीज पर सोचें।